एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम लोग अप्रैल माह की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के साथ। डेली के करंट अफेयर की पीडीएफ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो, स्टैटिक जीके के तड़के के साथ। ध्यान रखिए, डेली के जो मैं आपको आंसर की देता हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, उसमें सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, बहुत सारा स्टैटिक जीके भी होता है। तो इसलिए ये फ्री पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्राचीन कालीन भारत से एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पर जानवरों की और पक्षियों की एक लिस्ट बनाई गई थी जिनको मारना वर्जित था, जिनको मार नहीं सकते थे, उनका वध नहीं कर सकते थे। तो ये है पांचवा शिलालेख अशोक का, जिससे इस बारे में पता लगता है। इसके अलावा इसी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने 23 कैदियों को अपनी जेल से रिहा किया था। इनके बारे में कहां से पता लगता है? तो इसके बारे में भी सेम पांचवें रॉक एडिक्ट से ही पता लगता है। अशोक के शिलालेखों से एक और क्वेश्चन बनता है कि अशोक का जो कलिंग युद्ध है, इसके बारे में कौन से रॉक एडिक्ट से पता लगता है? तो वो है 13वां शिलालेख, जिससे पता लगता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में G20 की शेरपा मीटिंग की दूसरी संस्करण कौन से राज्य में आयोजित करी गई? तो इस बार शेरपा मीटिंग का दूसरा संस्करण केरल के अंदर आयोजित किया जा रहा है। केरल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो इस जगह का नाम है कुमारकोम। क्या नाम है? कुमारकोम। इस मीटिंग में 120 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, G20 देशों के। भारत के शेरपा कौन है? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अमिताभ कांत। यही है भारत की तरफ से शेरपा G20 में। इससे पहले ये नीति आयोग में सीईओ के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। इवन अगर बोला जाए कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो अमिताभ कांत ही थे। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहली मीटिंग कब हुई थी शेरपा की? तो ये हुई थी 4 से लेकर 7 दिसंबर तक। देखिए, शेरपाओं की मीटिंग तब होती है जब आगे के प्लान्स डिस्कस किए जाते हैं कि अब आगे कैसे कैसे मीटिंग रखी जाएंगी। तो आपको तो पता ही है, 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। तो आप देख सकते हो उसी सप्ताह में पहली मीटिंग हुई थी, और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये हुई थी उदयपुर में। तो इसका भी वेन्यू आपको ध्यान रखना है। और अब दूसरी मीटिंग हुई है इतने महीनों के बाद, करीब आप ये मान लो 3 महीने हो चुके हैं, 3 से 4 महीने। तो अब दूसरी मीटिंग है आगे के विजन के लिए, और ये केरल के कुराम कोम में हुई है। ठीक है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। इसके अंदर 13 देश हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी हाल ही में G20 का फ्लावर फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया था, तो फ्लावर फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर के 1275 रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया है। सवाल यह है कि अमृत भारत स्टेशन योजना जो है, इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई थी? ये योजना अभी हाल ही में शुरू करी गई है, दिसंबर 2022 में। और इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर में जो रेलवे स्टेशन इस योजना के अंतर्गत आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उन सभी रेलवे स्टेशन को कई सारी फैसिलिटी से सुसज्जित किया जाएगा। जैसे कि वेटिंग हॉल होगा उन रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए, साफ टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, फ्री वाईफाई फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए। ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हर रेलवे स्टेशन में होनी चाहिए। तो पहली बार 1275 रेलवे स्टेशन को इसके अंतर्गत लाया गया है। अश्वनी वैष्णव, जो कि इस टाइम पे रेलवे के मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मंत्रालय ने अभी हाल ही में 5,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, और इसके तहत भारत की जो डिफेंस है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सभी के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे। तो सवाल यह है कि डिफेंस मंत्रालय ने 5400 करोड़ की मदद से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स पर अभी हाल ही में साइन किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके साथ हुए हैं ये समझ लो। दरअसल जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहला कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है फर्स्ट, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में 1982 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
अब जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, ये भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ही साथ किया गया है और इसके ऊपर 412 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अब इस पैसे की मदद से जो इंडियन नेवी है उसको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट दिया जाएगा। और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ पैक्ट साइन किया गया है और इनके साथ 2,963 करोड़ का पैक्ट साइन किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को सपोर्ट देगी। तो ओवरऑल ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। तो इस टाइम पर रक्षा मंत्रालय किसके पास है? ये है राजनाथ सिंह के पास। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पूरे भारत भर में 9,000 स्कूलों को अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत, जिसको पीएम श्री योजना भी बोला जाता है। पीएम श्री योजना की शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई है? इसकी भी शुरुआत करीब करीब 6 महीने पहले करी गई है। इस बार 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत करी गई थी। तो ये जो पीएम श्री योजना है, इसके अंतर्गत पूरे भारत भर में जो भी स्कूल आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उन स्कूलों को बेसिक फैसिलिटीज से सुसज्जित किया जाएगा। जैसे कि स्कूल के अंदर क्लीन टॉयलेट होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, डिजिटल क्लासरूम होने चाहिए, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, मिड डे मील में प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट बच्चों को मिलनी चाहिए। ये सारी जो बुनियादी चीजें हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज इन स्कूलों में दी जानी चाहिए। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत आने वाले टाइम में पूरे भारत भर में 14,500 नए स्कूल बनाने जा रही है। तो ये तो बात हो गई कि अभी हाल ही में 9,000 स्कूलों को, जो कि पहले से ही बने हुए हैं, उनको बेहतर बनाया जाएगा और 14,500 नए स्कूल और बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम फेज सेकंड के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? इस पैसे की मदद से पूरे भारत भर में 7,432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करी जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन 7432 पूरे भारत भर में लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ की धनराशि आवंटित अभी हाल ही में करी हुई है। ध्यान रखिए, भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक भारत के बाजार में 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होने चाहिए। तो ये अपने आप में काफी बड़ा और चैलेंजिंग टास्क है। इस पर भारत सरकार बहुत एग्रेशन के साथ लगी हुई है। चार्जिंग स्टेशंस इस टाइम पर पूरे भारत में 6,586 हैं। इनके अलावा एक्स्ट्रा 7,432 अब सेकेंड फेज में एलोकेट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनमें से किस मंत्री के द्वारा एक यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना? नई दिल्ली से इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो इसको गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह। अब सवाल उठता है कि ये जो योजना है कौशल्य योजना, ये क्या करेगी? ये पूरे भारत भर में, देखिए है क्या, इस योजना के अंतर्गत 19 एमएसएमई कंपनीज को चुना जा रहा है और ये 19 कंपनीज पूरे भारत भर में जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको नौकरी देने का काम करेगी। ये 19 कंपनियां मिलकर 31,000 लोगों को रोजगार देंगे पूरे भारत भर से। तो ये एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करेगा जॉब लेने वाले और देने वाले के बीच में। अगला क्वेश्चन है, G20 की फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कौन से शहर में आयोजित करी गई? इसकी दूसरी मीटिंग चेन्नई में आयोजित करी गई और इसका मेन उद्देश्य क्या था? भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। भारत की तरफ से इसको चेयर किया गया वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा। वी अनंत नागेश्वरन। और अनंत नागेश्वरन कौन है? ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और इनके साथ लीड किया एक और व्यक्ति ने, ये भी ब्यूरोक्रेट है, इनका नाम है क्लेयर लोम्बार्देली। लोम्बार्देली। अब ये कौन है? ये ब्रिटेन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो अनंत नागेश्वरन जो कि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और सी लैम्बर्डेली जो कि ब्रिटेन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता करी है। इस मीटिंग में 87 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है, 87। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत करी है और इसके लिए 1,000 करोड़ की धनराशि भारत सरकार ने आवंटित करी है। सवाल यह है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जिसके लिए 1,000 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है, कौन से लेकर
किस सत्र तक? तो इसको 2023 से लेकर 2027 के सत्र के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं, इस धनराशि से पूरे भारत भर में जगह-जगह पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लाया जाएगा, मतलब उनकी पढ़ाई संपन्न कराई जाएगी। तो इसमें यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स सब आ जाते हैं। भारत के कोने-कोने में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसीलिए इसका जो अमाउंट है, ये इतना है 1000 सीआर इसके लिए एलोकेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्टन कैपिटल। इस संस्था के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो भारत की रैंक इसमें अच्छी नहीं है। 144वीं रैंक इन्होंने इसमें दिखाई है भारत की। तो भारत का पासपोर्ट काफी वीक इन्होंने इसमें दिखाया है। इस पूरी लिस्ट में 199 देशों को लिस्ट किया गया है। नंबर 1 पे यूनाइटेड अरब अमीरात रहा, फर्स्ट रैंक मिली है। दूसरे नंबर पे स्वीडन रहा है। तीसरे नंबर पे इस इंडेक्स में जर्मनी है। चौथे नंबर पे फिनलैंड है और पांचवें नंबर पे लग्जमबर्ग है। वैसे मैं आपको बता दूं, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इन सब का जो रेटिंग है वो 174 है। लेकिन स्टिल कुछ पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो ये वो पूरी लिस्ट है। और चाइना की अगर बात करें, क्योंकि चाइना एशियन रीजन में सबसे बड़ा देश है, तो चाइना ने 118वीं रैंक इसमें सिक्योर करी है। भारत की रैंक इसमें घटी है या बढ़ी है? भारत की रैंक घट गई है। पिछली बार अगर बात करें तो भारत ने इसमें बेहतर रैंक सिक्योर करी थी। इस बार 144वीं रैंक है। भारत ने पिछली बार 138वीं रैंक इसमें सिक्योर करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कितने परसेंट का अभी हाल ही में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन चार्जेस लगा दिए गए हैं? तो इन्होंने इंटरचेंज चार्ज लगा दिए हैं 1.1%। मतलब अभी तक यूपीआई पेमेंट में जो ट्रांसफर करने में जितना भी सरचार्ज लगता था, उसमें से 1.1% की बढ़ोतरी हो गई है भारत सरकार की तरफ से। मतलब भारत सरकार अब सीधे ये कह रही है कि अगर आप यूपीआई पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं तो आपको 1.1% और ज्यादा देना होगा उसके बीच में कमीशन। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो यूपीआई पेमेंट्स हैं, ये 2000 रुपए से ऊपर होनी चाहिए। 2000 से नीचे के जो पेमेंट है उन पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा हुआ है। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इस टाइम पे एनपीसीआई के सीईओ हैं दिलीप असबे। क्या नाम है? दिलीप असबे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में माइक्रो पे नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और ये जो माइक्रो पे प्लेटफॉर्म है, ये आपको पिन और मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट्स करने में मदद करेगा। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये बैंक है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक ने यूपीआई पेमेंट गेटवेज जो है उन पर बेहतर ट्रांजैक्शंस करने के लिए माइक्रो पे नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। ध्यान रखिएगा, पिछले साल एक्सिस बैंक को बेस्ट एप्लीकेशन का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है आलिया मीर और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और ये 2021 से जम्मू कश्मीर का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसकी कर्मचारी नहीं है, बट फिर भी उनके साथ मिलकर ये कार्य कर रही थी जानवरों को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के क्षेत्र में, जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है कि ये पहली कश्मीरी व्यक्ति हैं जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्विस ओपन मेंस डबल टाइटल 2023 का किसने जीत लिया है? तो भारत की आन बान शान सात्विक सराज रैंक रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने मिलकर इस बार स्विस ओपन मेंस डबल टाइटल अपने खाते में जोड़ लिया है। और इन दोनों खिलाड़ियों ने किसको हराया? इन्होंने रेन जियांग यू चाइनीज खिलाड़ी हैं इनको, और दूसरे चाइनीज खिलाड़ी उनका नाम है तान जियांग। इन दोनों को हराया इन्होंने 300 इवेंट में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों के द्वारा 2022 में इंडिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीता गया था। और इतना ही नहीं, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों गोल्ड लेकर आए हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे
ये स्टैटिक जीके का प्योर क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सा खेल है जिसमें अल्बाट्रॉस वर्ड का यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आपके पास एग्जाम इंजन में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर मैं लेकर आया हूँ। अभी तक केवल मंथली मैगजीन आती थी और इसकी कॉस्ट 49 रुपये हुआ करती थी, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को भारी पड़ती थी। अब आपके लिए पूरे 1 साल का मैं सब्सक्रिप्शन लेकर आया हूँ। आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एग्जाम इंजन से करंट अफेयर मैगजीन का, और इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल रहेगी। इवन आप इसके प्रिंट आउट भी निकाल पाओगे, और पूरे 12 महीने की आपको मंथली मैगजीन मिलती रहेगी इसमें। जैसे ही महीना खत्म होगा, उसकी मंथली मैगजीन यहाँ पर अपलोड हो जाया करेगी। तो इसका प्राइस भी बहुत कम हो गया है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो वो 50 रुपए के हिसाब से आपको 600 रुपए की पड़ती पूरे साल की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 201 रुपए में आप पूरे साल भर करंट अफेयर की मैगजीन ले सकते हो। ध्यान रहे, जो मेरी मैगजीन है ये हर एक एग्जाम के लिए है, चाहे आप यूपीएससी तक की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैगजीन का लेवल बहुत ऊपर है, तो आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो आप तुरंत देखोगे वहां पर 3 महीने की आपको मैगजीन ऑलरेडी मिलेगी, जनवरी की, फरवरी की, और कल से मार्च खत्म हुआ है तो अब मार्च महीने की भी इसमें अपलोड हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप दूसरे बैचेस भी, आने वाले एमटीएस एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है, आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। एमटीएस का फुल बैच है, या फिर आप सिर्फ जीएसजी के लेना चाहते हैं वो भी है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच या पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, 1840 मॉक टेस्ट सिर्फ इतने प्राइस में आपको एग्जाम इंजन पे मिल रहे हैं। इवन जो सीआरपीएफ जीडी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी का बैच भी ले सकते हैं। शशांक सर इसको 27 मार्च से शुरू कर चुके हैं। पूरे 38 टॉपिक इस बैच में हम लोग कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।